इंडिया और वर्ल्ड के बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की अगर बात माने तो 2023 में रिसेशन आ सकता है। अब रिसेशन आता है या नहीं आता है ये मैं और आप तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ जो हम पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं वो है हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़। हम अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ को इस तरह से मोल्ड कर सकते हैं या इस तरह से तैयार कर सकते हैं कि रिसेशन आ भी जाए तो भी हमारे इन्वेस्टमेंट्स को बहुत ज़्यादा बुरा असर ना पड़े। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और अपने चैनल कंसल्ट गुरप्रीत पर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो रिसेशन होता क्या है, हम ये कब कह सकते हैं कि रिसेशन एक्चुअल में आ गया है? तो रिसेशन बेसिकली वो फेज है जब किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डाउनफॉल की तरफ चले, डाउनफॉल की तरफ या नेगेटिव ग्रोथ हो फॉर ए कॉन्जिक्यूटिव पीरियड ऑफ 2 क्वार्टर्स, 2 क्वार्टर तक अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव रहेगी तो उसको रिसेशन बोलेंगे। और ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है किसी कंट्री की वो हम मेजर कैसे करते हैं? वो हम मेजर करते हैं जीडीपी के टर्म्स में, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो चलिए एक बार इन चार्ट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एक्चुअली में रिसेशन आने वाला है। तो इस चार्ट को अगर हम देखते हैं तो 2021 के मुकाबले 2022 में इंडिया की जो जीडीपी है उसमें गिरावट आई और 2022 के बाद के जो एस्टिमेट्स हैं 2023 में भी आप देख सकते हैं कि जीडीपी नीचे की तरफ जा रही है। तो नेगेटिव ग्रोथ है यहाँ पर पूरे साल की। तो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से तो इंडिया ऑलरेडी रिसेशन में आ चुका है। बट सर रिसेशन आ चुका है तो कोई बोल क्यों नहीं रहा, डिक्लेयर क्यों नहीं कर रही गवर्नमेंट की रिसेशन है? तो ये बेसिकली जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन होता है रिसेशन का, वो जब ये नेगेटिव ग्रोथ का पीरियड खत्म होता है उसके एंड में जनरली डिक्लेयर किया जाता है। और इसको डिक्लेयर कब करना है, कैसे करना है, ये आरबीआई का डिस्क्रिशन होता है। तो जब रिसेशन आता है तो एक्चुअली में होता क्या है? तो रिसेशन बेसिकली एक विशियस साइकिल है, एक सर्कल है जिसमें एक प्रॉब्लम से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती चली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जब रिसेशन आता है तो इंडस्ट्री में जॉब्स कम हो जाती हैं। जॉब्स कम होने की वजह से नए लोगों को जॉब्स नहीं मिलती या पुराने लोगों की जॉब्स चली जाती हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरी जॉब चली गई, मेरी जॉब चली जाएगी तो ऑब्वियसली मेरी जो परचेजिंग पावर है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे कम होंगे। जब मेरे पास पैसे कम होंगे तो मैं ऐसे बाज़ार में जाके शॉपिंग कम करूँगा, खर्चा कम करूँगा, पैसे कम स्पेंड करूँगा। जैसे ही मैं पैसे कम स्पेंड करूँगा तो मेरे से जितने भी बिजनेसेस चल रहे थे, चाहे वो ग्रोसरीज हो, चाहे वो शॉपिंग मॉल्स हो या कोई भी ऐसी चीज़ें जिनमें मैं जाके खर्चा करता था, उनको पैसे कम मिलेंगे तो उनका भी बिजनेस सफ़र करेगा। उनका बिजनेस सफ़र करेगा तो वो भी आगे पैसा कम स्पेंड कर पाएंगे। तो इस तरह से एक आदमी से दूसरा आदमी हमेशा इफेक्टेड रहता है। और जब ये साइकिल हो जाती है तो उसके बाद प्रॉब्लम कहाँ आनी शुरू होती है कि अब मुझे एक्चुअल में पैसा स्पेंड करने के लिए तो चाहिए, अभी मुझे घर का खर्चा चलाना है तो मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? तो मैं जब मेरी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं उनसे पैसा निकालना शुरू कर दूंगा, पैसा विड्रॉ करूंगा अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट में से, ताकि मेरे घर के खर्चे चल पाएँ। तो जैसे ही मैं पैसा विड्रॉ करना शुरू करता हूँ वैसे वैसे जो मार्केट है वो भी क्रैश करने की कगार पर आती है। तो अब हम लोग ऐसा क्या करें कि रिसेशन अगर आ भी जाता है तो हमारी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं वो नीचे ना जाएं या हमें उनमें लॉस ना बियर करना पड़े। तो इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमें एक चीज़ पता होनी बहुत ज़रूरी है कि ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनको रिसेशन का असर पड़ेगा और ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनको रिसेशन का असर नहीं पड़ेगा। तो जब हम ये समझ लेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक्चुअल में रिसेशन के लिए प्रिपेयर कैसे करना है खुद को, और फिर आपको कौन सी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज अपनानी है ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपकी जो इन्वेस्टिंग जर्नी है वो रिसेशन प्रूफ हो सके। तो ऐसे कौन से एसेट्स हैं जिनके ऊपर इकोनॉमिक डाउनटर्न या रिसेशन का असर नहीं पड़ता है या कम पड़ता है? तो वो है ऐसे एसेट्स जो कि मार्केट से लिंक्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल गोल्ड हो गया, बॉन्ड्स हो गए, या इसके अलावा कोई भी फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स या डेट इंस्ट्रूमेंट्स। बट ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसमें ना जो रिटर्न है वो बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता आपको। तो अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए अट्रैक्टिव रिटर्न्स के केस में, जो आजकल के नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जैसे P2P लेंडिंग यानी कि पीयर टू पीयर लेंडिंग, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो मार्केट लिंक्ड नहीं है। तो उसमें आपको जो डाउन टर्न्स हैं वो देखने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं और उसमें आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अच्छा मिलता है।
हालांकि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इन एसेट्स पर, इन एसेट क्लासेस पर डाउनटर्न का या रिसेशन का कोई असर नहीं पड़ेगा। असर बिल्कुल पड़ेगा। जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, कुछ हद तक रिस्क हर इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी एसेट क्लास है जिसके ऊपर रिसेशन का असर कम देखने को मिलता है, वो है रियल एस्टेट। स्पेशली जो कमर्शियल रियल एस्टेट्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस केस में आपको काफ़ी हद तक रिसेशन प्रूफ इन्वेस्टिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो अब देख लेते हैं ऐसे कौन से एसेट्स हैं जिनके ऊपर रिसेशन का अच्छा खासा असर देखने को मिलता है यूजली। तो वो हो गए मार्केट लिंक्ड जो भी एसेट्स हैं, यानी कि स्टॉक्स हो गए, शेयर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए या क्रिप्टो करेंसीज हो गई। तो अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आपको रिसेशन की तैयारी कैसे करनी है, आपको खुद को कैसे प्रिपेयर करना है कि अगर रिसेशन आ जाता है तो आपकी लाइफ, आपके इन्वेस्टमेंट्स लीस्ट इफेक्टेड हो। तो रिसेशन से बचने के लिए जो सबसे पहली तैयारी आपको करनी है वो है आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड का मतलब कि आपके पास कुछ पैसा साइड में एक सेपरेट बैंक अकाउंट या किसी लिक्विड एसेट्स में पार्क्ड होना चाहिए, जो कि आप इमरजेंसी के टाइम पर इस्तेमाल कर सकें। और वो अमाउंट कितना होना चाहिए, आपका जो मंथली हाउस होल्ड खर्चा है उसका 6 to 12 टाइम्स, यानी कि 6 से 12 महीने का आपका जो घर का खर्चा है वो सेपरेटली पार्ट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको इस तरह से री इन्वेस्ट या रीबैलेंस करने की कोशिश करिए कि आपके जो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ऐसे एसेट्स में पार्क हो जाए जाके फॉर द टाइम बिंग, जो कि मार्केट लिंक्ड नहीं है। या अगर आप मार्केट लिंक्ड एसेट्स में भी इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, बस पैनिक नहीं होना है और इस तरह के शेयर्स में इन्वेस्ट करिए जो कि कैश रिच कंपनीज हैं, डेट फ्री कंपनीज हैं, जिनके जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, जिनके जो कैश बैलेंसेस हैं, जो कैश रिजर्व्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं। तो इस तरह की कंपनीज के ऊपर जो रिसेशन है उसका असर कम देखने को मिलेगा। उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट काम आप कर सकते हैं वो है कि अगर आपके कोई शॉर्ट टर्म डेट्स चल रहे हैं, आपका कोई पर्सनल लोन है, कोई क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं या कोई बड़े खर्चे आपने कर रखे हैं, उसके अगर आपको कोई बिल्स चुकाने हैं तो वो डेट्स को जल्दी से जल्दी पे ऑफ करके ख़त्म करिए। बिकॉज जब आपकी इनकम आ रही है उस टाइम पर आप डेट्स जो है वो ईजिली पे ऑफ कर सकते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपको रिसेशन का असर पड़ता है, आपकी इनकम सोर्सेज के ऊपर असर पड़ता है, तो उस केस में जो डेट्स हैं वो आपके लिए एक बहुत बड़ा बर्डन होते हैं और बिना कमाई के लोन की किस्तें भरना आसान नहीं है। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट काम कि एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम मेंटेन करिए। आप जो भी काम करते हैं, जहाँ भी काम करते हैं, जिस तरह का भी आपका एम्प्लॉयमेंट का नेचर है, कोशिश करिए कि उसके ऊपर कोई असर ना आए, आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बनी रहनी चाहिए। तो चलिए अब आते हैं कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिसको बहुत ज़्यादा रिसेशन के बारे में नहीं पता या जिसको बहुत ज़्यादा मार्केट स्ट्रैटेजीज़ के बारे में नहीं पता, वो क्या ऐसा करे कि उसकी इन्वेस्टमेंट्स रिसेशन के जो डाउन टर्न्स हैं, उसकी जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उससे बची रह सकें। तो सबसे पहला काम जो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का पार्ट है वो है कि आपको क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। यस, क्वालिटी स्टॉक्स का क्या मतलब है? क्वालिटी स्टॉक्स का मतलब है ऐसे स्टॉक्स जो कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हो। अच्छे से रिसर्च करिए, ऐसी कंपनीज ढूंढिए जिनकी बैलेंस शीट्स बहुत स्ट्रांग है, ऐसी कंपनीज ढूंढिए जिनमें लोन्स बहुत कम है, ऐसी कंपनीज ढूंढिए जिनके पास कैश रिजर्व ज़्यादा है, ऐसी कंपनीज ढूंढिए जो ऐसे सेक्टर्स में ऑपरेट कर रही हैं जो रिसेशन हो या ना हो उनका सेक्टर कभी भी सफ़र नहीं करता। तो इस तरह के टॉप नॉच बिजनेसेस में, इस तरह के टॉप नॉच शेयर्स में इन्वेस्ट करिए। और अगर आप ये रिसर्च करके इस तरह की कुछ कंपनीज ढूंढ लेते हैं, शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, तो रिसेशन एक बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि ऑब्वियसली शेयर मार्केट नीचे जाएगी, तो वहाँ पर आप उन शेयर्स को बाय कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग शेयर मार्केट के केस में उल्टा करते हैं कि जब शेयर्स का प्राइस नीचे जाता है तो वो बेच के बाहर आ जाते हैं और लॉस बुक कर लेते हैं। बट उल्टा होना चाहिए कि जब शेयर्स का प्राइस नीचे जाए तो कोशिश करिए कि आप वहाँ पर कुछ पैसा उन शेयर्स में, अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट कर पाएँ। हाँ, आँख बंद करके किसी भी शेयर में पैसा मत इन्वेस्ट करिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करिए। दूसरी अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ये है कि आप अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अच्छे म्यूचुअल फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ और अच्छे का यहाँ पर क्या मतलब है ये समझ लीजिए। जैसे मैंने अभी आपको स्टॉक्स की बात बोली, तो स्टॉक्स के केस में क्या होता है कि आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाइड नहीं है। मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, या हो सकता है आप पर्सनली अगर चूज़ करें तो 5, 6, 7 या 10 स्टॉक्स आप चूज़ कर लेंगे। तो वो 10 स्टॉक्स अगर आप चूज़ करते हैं तो आपका जो रिस्क है वो बेसिकली उन 10 स्टॉक्स के ऊपर है, और उसके बाद उसको कब खरीदना है, कब बेचना है, ये भी चैलेंज आपको फेस करना पड़ेगा।
तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लीजिए जो कि अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो। अपनी रिसर्च इस तरफ लगाइए कि ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो इस तरह की कैश रिच कंपनीज में या स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए। तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से आपको क्या बचत हो सकती है कि आपको जो वो एवरेजिंग का बेनिफिट है ना वो मिल जाएगा, कि मतलब बहुत ज़्यादा अगर कोई शेयर नीचे भी जाता है तो म्यूचुअल फंड आपके उस लॉस को कवर कर सकता है या उस लॉस के एक कुशन की तरह साबित हो सकता है। उसके बाद जो तीसरी स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं वो है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना। 2008 का रिसेशन के बाद ये देखा गया था कि रियल एस्टेट जो था वो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर तो बहुत नीचे चला गया था, लेकिन उसके बाद रियल एस्टेट ने अच्छा खासा जंप देखा गया था। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना रिसेशन के टाइम पर बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन माना गया और लोगों ने अच्छे खासे प्रॉफिट्स कमाए हैं। तो अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में आप रियल एस्टेट को भी एक पार्ट बना सकते हैं। अब रियल एस्टेट में ज़्यादातर लोगों की ये प्रॉब्लम है कि हाई टिकट इन्वेस्टिंग होती है और हम हाई टिकट इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, या ऑन दी अदर हैंड हम इतना रिस्क लेना नहीं चाहते। अगर हमारे पास आज की डेट में 50 लाख है भी तो हम 50 लाख रुपए एक प्रॉपर्टी खरीद के नहीं रखना चाहते। हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए कुछ पैसा तो रियल एस्टेट में डालना चाहते हैं, सारा नहीं। तो बिल्कुल सही सोच है आपकी। तो इस केस में आप रीट्स की तरफ जा सकते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो उसमें आप प्रोपोर्शनेट अमाउंट्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको एक पूरी प्रॉपर्टी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो जो रीट्स हैं वो रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड समझ लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है वो है कि आप फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या डिविडेंड यील्डिंग इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगाइए जो कि डिविडेंड आपको देते हैं, रेगुलर डिविडेंड्स देते हैं, रेगुलर इंटरेस्ट देते हैं, रेगुलर यील्ड देते हैं, सो दैट जितना पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा है उसके बदले में एक फिक्स्ड अमाउंट आपको मिलता रहे। अब वो फिक्स्ड अमाउंट आपके दो तरीके से काम आ सकता है। अगर आपको पैसों की ज़रूरत है ड्यूरिंग द फेज ऑफ रिसेशन तो उस समय आपके काम आ जाएगा वो पैसा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने पर्सनल कामों के लिए। और अगर आपको ज़रूरत नहीं है उस पैसे को यूज़ करने की तो जब रिसेशन के टाइम पर आपको वो इंटरेस्ट, वो यील्ड या वो डिविडेंड मिलेगा तो उससे आप फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वो जो फर्दर इन्वेस्टमेंट होगी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मार्केट्स नीचे होंगी और जब मार्केट्स नीचे होंगी और उस टाइम पर आप सस्ते शेयर्स खरीद सकते हैं, सस्ते इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, जिससे कि फ्यूचर में आपको जो गेन होगा उसके प्रति वो काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है। इसके अलावा जो एक और प्रोबेबल डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड्स आप कर सकते हैं और वो है गोल्ड। तो गोल्ड ETFs में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, लेकिन गोल्ड के केस में ऐसा देखा गया है कि बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन रिसेशन के केस में गोल्ड पे प्राइसेस नहीं होते हैं क्योंकि अगेन मार्केट लिंक्ड नहीं है। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए अवॉइड फिजिकल गोल्ड, आप ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड्स ले सकते हैं, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स। इसके अलावा आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा और डिसेंट डाइवर्सिफिकेशन के रूप में आपके पोर्टफोलियो का पार्ट बन सकता है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि डोंट लूज पेशेंस एंड स्टे इन्वेस्टेड। ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं और ये नेचुरल है, जब आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होंगे तो ये ह्यूमन नेचर है, ये बहुत नेचुरल डिसीजन है किसी का भी कि जब आपके इन्वेस्टमेंट्स नीचे जाते हैं तो आप पैनिक हो जाते हैं और आपको ये लगता है कि नहीं यार अब मैं इसको बेच देता हूँ, या आप बहुत डिसहार्टन हो जाते हैं, आप डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, आपको लगता है कि नहीं मेरा तो बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, अब इतना लॉस तो मैं बियर नहीं कर सकता, अब मैं तो बर्बाद हो गया। और इस तरह की पैनिक सिचुएशंस आपके आसपास और आपके यहाँ शुरू हो जाती हैं एंड एज ए रिजल्ट आप क्या करते हैं, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचना शुरू कर देते हैं। तो देखिए कोई भी मार्केट में अगर आप एग्जिस्ट करते हैं तो ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि मार्केट्स अप और डाउन तो रहती हैं, कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी। ये मार्केट का एक बड़ा बेसिक फिनोमिना है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। क्या आप कर सकते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको 3-4 चीज़ें इससे पहले बताई, अगर आप स्ट्रैटेजिकली सही जगह पर इन्वेस्टेड है, अब अगर आप गलत जगह पर इन्वेस्टेड हैं और मार्केट्स नीचे जाती हैं और आप उम्मीद करें कि जब मार्केट वापस ऊपर जाएगी तो मेरे शेयर्स भी ऊपर चले जाएंगे, तो ऐसा हर बारी नहीं होगा। लेकिन अगर आप सही जगह पर इन्वेस्टेड हैं, सही शेयर्स में इन्वेस्टेड हैं, सही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड है, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सही है, तो उस केस में मार्केट नीचे जा रही है तो आपके शेयर्स भी नीचे जाएंगे, बट आपको पेशेंस रखनी है, उनको होल्ड करना है। और जब मार्केट वापस से रिकूप करेगी, फिर से इकोनॉमी जब सर्वाइव करेगी, अच्छे से ग्रो करेगी, तो आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो वापस से प्रॉफिट में आएंगे और आपको फिर से गेन देकर जाएंगे।
तो ये थे कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज जो आप अपने पोर्टफोलियो में अडॉप्ट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने के लिए, ताकि अगर रिसेशन आता है तो आपके पोर्टफोलियो को बुरा झटका ना लगे और आप मेंटली उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड हो जाएं। अब इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, कि मैंने अभी बोला कि आप अच्छे शेयर्स में इन्वेस्टेड हो, ऐसे सेक्टर के स्टॉक्स चूज़ करें, ऐसी कंपनीज चूज़ करें जो कि आपको लगता है कि रिसेशन आ भी जाए तो भी उनके बिजनेसेस ज़्यादा डाउन नहीं आने वाले, तो भी उनके बिजनेसेस जो हैं वो स्ट्रगल नहीं करने वाले। तो इस तरह की एक बारी कुछ सेक्टर्स को समझ लेते हैं कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा रिसेशन का बुरा असर नहीं पड़ता। तो इसके लिए FMCG सेक्टर है। FMCG सेक्टर जनरली ऐसे प्रोडक्ट्स बनाता है जो कि रिसेशन प्रूफ होते हैं कुछ हद तक, ऐसे घर के सामान जो आपको चाहिए ही चाहिए, जो आप यूज़ करेंगे ही करेंगे। तो FMCG सेक्टर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कंसिडर करने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं आपको यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट टिप नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मार्केट सिनेरियोज़ के हिसाब से हिस्टोरिकली हमेशा ये देखा गया है कि FMCG सेक्टर जो है वो अच्छा परफॉर्म करता है ड्यूरिंग द फेज ऑफ रिसेशन, या ये कह लीजिए कि उसका जो डाउनफॉल है वो बाकी सेक्टर्स के मुकाबले काफ़ी कम रहता है। उसके बाद आ जाते हैं कंज्यूमर रिटेल सेक्टर पे। कंज्यूमर रिटेल सेक्टर ऐसा है जो कि काफ़ी हद तक रिसेशन प्रूफ देखा गया है हिस्टोरिकली, आगे क्या होगा पता नहीं। अब इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है कि कोविड-19 का जब क्रैश हुआ था 2020 में, तो उस समय RK दमानी जो है एक बिलियनियर इंडिया के, उनकी वेल्थ काफ़ी ग्रो होती हुई देखी गई और वो कंज्यूमर रिटेल सेक्टर को ही बिलोंग करते हैं। उसके बाद आ जाता है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर अगेन क्योंकि वो बेसिक मेडिकेशन प्रोवाइड करता है लोगों को और वो लोग अवॉइड नहीं करते इन एनी सर्कमस्टांस, तो उस केस में फार्मा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। उसके अलावा पावर एंड गैस सेक्टर है, वो भी अच्छा परफॉर्म करता है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉस्मेटिक सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि रिसेशन के केस में ज़्यादा डाउन टर्न्स नहीं फेस करता। अब आप सोचेंगे कि कॉस्मेटिक्स इतने इंपॉर्टेंट तो है नहीं, तो कॉस्मेटिक सेक्टर क्यों सक्सेसफुल रहता है, इसके पीछे है लिपस्टिक इफेक्ट थ्योरी। लिपस्टिक इफेक्ट थ्योरी ये कहती है कि जब भी रिसेशन आता है तो लोग छोटी छोटी लग्जरीज में, छोटी छोटी पैम्परिंग्स में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं ताकि वो अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं या पॉजिटिव फील कर सकें। तो ये थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि रिसेशन तो देखिए है, अब फेस तो करना पड़ेगा, तो क्यों ना उसको सुंदर दिख के अच्छा महसूस करके झेला जाए। तो ये थी वो सभी स्ट्रैटेजीज कि आपको कैसे तैयारी करनी है रिसेशन की, आप खुद को रिसेशन प्रूफ कैसे कर सकते हैं। ये जो भी डेटा मैंने शेयर किया है ये हिस्टोरिकली प्रूवन डेटा है, वो मैंने आपसे शेयर किया है। इट्स नॉट नेसेसरी कि इस बार अगर रिसेशन आता है तो सेम सिनेरियोज मार्केट में देखे जाएं। मार्केट के सिनेरियोज डिफरेंट हो सकते हैं बिकॉज कोई भी फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर आपको लगता है कि किसी को इस वीडियो से कोई मदद मिल सकती है, तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।